वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में दोस्तों अपना भारत का संविधान। दोस्तों भारत के संविधान का पार्ट नंबर 3 है। जो आपको भारत के संविधान में मैंने आपको बताया था कि भारत को के संविधान में और किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है और संविधान का क्या महत्व है, संविधान और अपने जीवन में और देश के जीवन में और क्या मायने रखता है। तो चलिए दोस्तों, आपको इस बारे में मैंने आपको बता दिया था यहाँ तक कि जो स्टूडेंट को बीच में जो किसी के पास संविधान होता है, संविधान की पावर होती है, उसको दुरुपयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये सब उनको फर्स्ट और पहले सेकंड वीडियो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद दोस्तों अपन नेक्स्ट जानते हैं। इन आपने यहाँ भी देखा कि संविधान आपकी जो सोचने की क्षमता है, सकारात्मक और नकारात्मक, इस पर भी डिपेंड करती है। आप उस संविधान है आपको अच्छे थॉट, अच्छे विचार सोचने पर विवश करता है। क्यों करता है ये सब आप जानेंगे। तो दोस्तों आपको मैं बताएं कि संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है। क्या बोले? जो संविधान है, संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिनसे उन्हें बड़े बड़े सिद्धांतों की ठेस पहुंचती है। मैं इन सब के बारे में आपको बता दिया था और आपको बताया था किस प्रकार से जो संविधान होता है, इस प्रकार से किस प्रकार से ये अपने आपकी जो सत्ता है उसमें किस प्रकार से मायने रखता है। तो उदाहरण के तौर पर आपने बताया था, उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे। बोले जो अपना संविधान है उसमें क्या है कि बहुत से लोग यदि संविधान पर गंभीरता से विचार करें तो वो सोच सकते हैं और जान सकते हैं कि हाँ, संविधान नाम की कोई चीज़ है, उससे कुछ होता है। अब इससे दोस्तों क्या होगा कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। जो इस समय पे पार्टी पॉलिटिक्स चल रही है ये बहुत ही विकृत हो चुकी है। इसलिए हम चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि पार्टियां होती हैं, चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस प्रकार की संभावनाओं में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे तौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। आपने दोस्तों देखा कि जो तानाशाही शासन था, जो अंग्रेजों का शासन था, एक तानाशाही शासन ही हुआ करता था, जिसमें आपने देखा यदि आपके कोई पूर्वज अभी उस समय के जो जिन्होंने अंग्रेज़ों का अत्याचार सहा है और देखा है, आप उनसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि नहीं देखा है आपने तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की क्रांति को देख सकते हैं और आप इसके माध्यम से सीरियलों के माध्यम से जान सकते हैं कि इन लोग कैसे तानाशाही क्या हुआ करती थी। अब एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह की उन्माद से बचाता है। बोले जो संविधान है ये अपने अच्छा संविधान है जो देश की इस संरचना उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता है। जो बोले जो ऐसे प्रावधान हैं उनको आसानी से पलटने नहीं दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आज आपके मन में जो या तानाशाह के मन में जो आया उन्होंने बोल दिया और सुबह हुआ तानाशाह को रात में नींद आई, उन्होंने सोचा विचारा चलो ये निर्णय अच्छा नहीं है, इसको चलो सुबह कल जाके बदल देते हैं भाइयों। अब तानाशाही जी आए और बैठे और बोले भाइयों बहनों आपको बताएं तो जो आपसे जो कल वादा किया गया था वो अच्छा नहीं था, इसको बदल सकते हैं। दोस्तों संविधान में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो चलिए अपन जानते हैं कि एक अच्छा संविधान देश की उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके लिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। ऐसे संविधानों को जो निर्णय होते हैं उनको आसानी से बदलने नहीं देता है, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है और जबकि बदलता नहीं है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा भी करती है। बोले इस चर्चा से आप समझ पाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतंत्र समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब दोस्तों आप यहाँ जान सकते हैं
के जो उदाहरणों से जुड़े मूलभूत नियमों से तालिका को आप भर सकते हैं और बता सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया है, एक उदाहरण लिया गया है कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ के लोगों ने एक नया संविधान अपनाया। अब मूलभूत नियम क्या है? ये ऐसे आदर्श हैं जिनसे पता चलता है कि हम किस तरह की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। दूसरा दोस्तों उदाहरण दिया है आपको सुरेश ने। सुरेश अपने सहपाठी अनिल को बेवजह परेशान कर रहा था। तो क्यों परेशान कर रहा था दोस्तों? क्योंकि जो सुरेश है, सुरेश की मैडम जी को अचानक कोई काम आ गया जिसकी वजह से उन्हें बाहर जाना था। तो सुरेश क्लास का मॉनिटर हुआ करता था, तो उन्हें के हाथ में मान के चलो सत्ता, उनकी जो मैडम थी तो सत्ता दे गई थी। किसके हाथ में दे गई थी? सुरेश के हाथ में। उस सुरेश ने उस सत्ता का और उस शक्ति का दुरुपयोग करते हुए अनिल को उसने परेशान किया और अनिल को पनिशमेंट यानी सजा भी दिलवाई। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो, जान सकते हैं। दूसरा है, लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनकी कक्षा में लड़कों की संख्या ज़्यादा है। इनका मूलभूत आप नियम क्या कह सकते हो कि आपने देखा कि लड़की जो संघ है या गुट है, यदि एक गुट दूसरे गुट से बड़ा है, एक गुट यानी एक संघ या एक पार्टी दूसरी पार्टी से बड़ी है, यानी या जातीय, धर्मीय या पंथ के आधार पर यदि कोई पार्टियों का विकास होता है जो सिर्फ एक लिंग या एक जाति, एक धर्म को बढ़ावा दे, तो इस प्रकार की पार्टियों को दोस्तों संविधान इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी एक वंश को, एक को प्रोत्साहित करो। तो इस प्रकार से भी आपने इसको जाना। शबनम ने टीवी देखने के बजाय अपने अध्यायों को दोहराने का फैसला लिया। क्यों लिया? तो दोस्तों आप इससे भी आप संविधान को जान चुके होंगे कि जो शबनम थी उनने ऐसा निर्णय क्यों लिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि वह टीवी ना देखे और जो उसकी कल परीक्षा है तो उसका वो परीक्षा का उसे क्या था, भय था, यानी डर था कि यदि मैं इस समय टीवी देखती हूँ तो मेरे 2 अध्याय रुक जाएंगे, 2 अध्याय रुक जाएंगे तो यानी 2 अध्याय को मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, तो कल परीक्षा देने में दिक्कत होगी। तो किसका भय है दोस्तों? एक संविधान के अक्सर देश को आगे बढ़ाने का, चलाने का ये भय है, जिससे उसने ऐसा नहीं किया और जबकि इसके विपरीत किया। आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन कर और इस बात को समझें कि उपयुक्त बिंदु कुछ खास आदेशों और नियमों का रूप किस तरह ग्रहण करती है। तो आपको बताएं दोस्तों कि जो भारतीय संविधान कुछ के मुख्य लक्षण हैं, जो भारत का संविधान अपना, इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं, इनको जानते हैं क्या है। दोस्तों 20वीं सदी तक आती अब दोस्तों 20वीं सदी तक आती अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि जो सदी नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों सदी। दोस्तों आज अपन 21वीं सदी में जी रहे हैं। कौन सी दोस्तों? 21वीं। कैसे दोस्तों? आपने क्रिकेट में या बॉल में कहीं भी आपने सुना होगा, आपने कहीं सुना होगा कि जो शतक होता है दोस्तों, तो शतक को अपन 100 से बोलते हैं। जब 100 रन पूरे हो जाते हैं किसी खिलाड़ी के तो अपन बोलते हैं उनका एक शतक बन गया। क्या बन गया दोस्तों? शतक। तो आप इसी को ही मानो दोस्तों, तो आपका जो सन चल रहा है दोस्तों 2021 का, दोस्तों 2021 की जो सन चल रही है दोस्तों, तो आप इसमें देख सकते हो 2021 में आप 100 का भाग लगाओगे तो आप पाओगे दोस्तों कि आपको 20 सदी पूरी निकलेगी और 1 सदी आपको आगे चलती हुई आएगी, जिसको आप मान सकते हो कि आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपने दोस्तों अब सदी के बारे में जाना। अब दोस्तों जानेंगे कि सदी जो 20वीं सदी क्या होती है। तो 20वीं सदी में दोस्तों 19 सदी पूरी हो गई, 1900। अब दोस्तों जैसे 2000 में आने की आपने 1900 पूरी हो गई, अब 1901 या 1902 इसमें जो सदी में 20वीं सदी में तक आते आते भारतीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। भारतीय आंदोलन
कई दशक पुराना हो चुका था। मान के चलो तो कौन सा सन माने दोस्तों अपन 1947 के पहले का समय मानते हैं। कब का दोस्तों? 1947 के पहले का समय मानते हैं। अब दोस्तों आपने देखा जी 19 सदी तो पूरी हो गई, अपन 20वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं। तो 1947 के पहले जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उसके पहले का समय लेते हैं। इससे के पहले क्या हुआ दोस्तों? अपन भारतीय लोगों के द्वारा स्वतंत्रता की लड़ाई बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। जो आपने रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई देखी होगी कि रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति को लड़ा और जिया, और ने देखा कि किस प्रकार से 1857 की क्रांति लड़ी। यहाँ से दोस्तों अपने और इसके पहले भी कई भूतपूर्व नेता मारे गए, जिन लोगों के द्वारा इस भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कई दशक पुराना हो चुका था। अब आप समझ गए हो कि जो भारत का आंदोलन था कितना पुराना हो चुका था। आज जो स्वतंत्रता का संघर्ष था, इसके दौरान राष्ट्रवादियों, किसने दोस्तों? राष्ट्रवादी, राष्ट्र बोले तो जो अपना देश है, इसके वादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था। किस बात पर विचार किया था? कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। जो अपना स्वतंत्र भारत है, इस भारत को किस प्रकार, जो स्वतंत्र भारत है इसको कैसा होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था। अब दोस्तों जो अपन के पूर्वज थे, उन पूर्वजों के द्वारा जो ब्रिटिश सरकार का उनके ऊपर दुष्प्रभाव या दूर अत्याचार हुआ, उनने उसको झेला। तो उनने कहा कि हमें उन्हें जिन नियमों का मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। उन्होंने कहा कि जिन नियमों को अपने पूर्वजों को मानना पड़ा, उन नियमों को उन लोगों ने नहीं बनाए थे। उन नियमों को किसी और ने बना करके उनके ऊपर थोप दिए थे। तो वे चाहते थे कि हमारा देश हो, हमारा वतन हो, हमारा तिरंगा हो और हमारे नियम हो और हमारे ही भाईचारे नाते के रिलेशन हो। उपनिवेशक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने उपनिवेशक मतलब दोस्तों अपन दूसरों पर निर्भर थे, दूसरों के निवेश पर निर्भरशित थे कि जो वैसा जैसा भी कहेंगे वैसा ही अपन को कहना पड़ेगा। अत्याचारी शासन के भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया गया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। भारतीयों ने इतना सोच लिया था कि हमारा जो देश होगा आगे इनके बाद, वो एक स्वतंत्र देश होगा और लोकतंत्र देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा। उन लोगों ने सोच लिया और अत्याचार सहते सहते उन्हें डिक्लेयर कर लिया कि सभी को अधिकार यदि हमारे देश में मिले तो समान होना चाहिए और सभी को सरकार में हिस्सेदारी। और उन्होंने कहा कि जो हमारी सरकार होगी उसमें भी ऐसा ना हो कि किसी का हिस्सा ज़्यादा हो किसी का कम हो, नहीं। दोस्तों उन्होंने विचार किया कि सभी को हिस्सेदारी भी का अधिकार भी होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत की लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए। इतना सब कुछ उन्होंने सोच लिया था, इसी पर विचार चल रहा था। दोस्तों आप देख रहे होगे कि यहाँ पर चित्र के माध्यम से इसी पर विचार चल रहा था कि अब सरकार का गठन अपन कैसे करेंगे, वो कैसे सरकार में को चुनेंगे। और ये सब सोचते सोचते उसके कामकाज के नियमों का क्या हो, ऐसे कामकाज के नियम क्या हो, यह काम किसी एक आदमी के बस का नहीं था। और दोस्तों इतने बड़ा जो बंदोबस्त था संविधान का, ये किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं थी। आपने दोस्तों देखा होगा कि आपके घर पे जब शादी होती है, थोड़ा सा कार्यक्रम होता है, तो कितने लोगों की राय लेनी पड़ती है, कितने लोगों से पूछना पड़ता है। तो उसी प्रकार से देखो जो देश का संविधान बन रहा था, इसमें बड़ा काम हो रहा था, इसमें एक लोग कैसे काम करते थे। तो इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया। क्या दोस्तों? लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा। कब की दोस्तों? जो 1946 में संविधान सभा की गठन की गई के सदस्य थे। कौन से? इस जो संविधान क्या जो सभा का जो गठन किया गया, उस समय के जो सदस्य थे वे भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही। उन्होंने कहा भावी थे वे, और वे लंबे समय तक 3 साल तक
इसकी बैठक होते गई। दोस्तों आपको मैं क्लियर सवाल बता दें दोस्तों, तो जो भारत के संविधान में समय लगा, तो दोस्तों भारत के संविधान में आपको बताएं कि आपको 3 साल में 12 दिन कम लगे, यानी 3 साल में 12 दिन घटा दो दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कितने दिन लगे। तो 2 साल 11 माह, 2 साल यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का एग्जैक्ट समय है दोस्तों, जो आपके संविधान अपना हमारे संविधान में बनने को, आप सबके संविधान में बनने में जो समय लगा। अब संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि हमारे देश में कई समुदाय थे दोस्तों। इन लोगों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या दिखाई दे रही थी कि हमारा देश एक ऐसा देश नहीं है कि जिसमें एक ही वंश के लोग हों, एक ही जाति के लोग हों, एक ही धर्म के लोग हों। अपने देश में दोस्तों विभिन्न धर्मों के लोग थे और विभिन्न भाषाओं के लोग थे। तो उनकी ना तो भाषा एक थी और ना एक धर्म था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारे देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। और जब संविधान लिखा जा रहा था दोस्तों, तो उस समय पर हमारे देश में काफ़ी उथल पुथल मचल रही थी। आपको बताएं दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। इसके जो संविधान बन रहा था उसी समय ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तय हो चुका था कि भारत और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में, अपने भारत को 2 टुकड़ों में बंटना है, जिसका एक पाकिस्तान और एक भारत। कुछ रियासतों ने बिल्कुल तय कर लिया था दोस्तों, कुछ रियासतें थीं कि जिन्होंने तय नहीं कर पा रही थी। कुछ रियासतों ने तो क्लियर एग्जैक्ट समय तय कर लिया था उसी समय कि भारत में कौन जाएगा, पाकिस्तान में कौन जाएगा। और उसके पहले कुछ रियासतों ने यह तय नहीं कर पा रही थी कि हमें उनका भविष्य क्या होगा, हमें किसके हाथ में जाना है, वे किधर जाएंगी, और जनता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने एक ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा काल्पनिक दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किए उसमें सामाजिक आर्थिक सुधार के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया है। ये सब आपको अपने संविधान में दोस्तों देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको बताएं कि इस संविधान को बनाने का जो दायित्व सौंपा गया और सबसे ज़्यादा जिसकी भूमिका है, तो आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा यदि भूमिका है दोस्तों इसमें, तो संविधान को बनाने में दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। इन्हीं के द्वारा दोस्तों विभिन्न जातियों के लिए, विभिन्न धर्मों के लिए अच्छी व्यवस्था का चयन हुआ। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हो, अभी भी अनुसूचित जातियां और बेफिक्र नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इन कानूनों का संचालन स्वर्ण हिंद, उन्होंने कहा कि इनका स्वर्ण हिंद अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों का आह्वान किया और भी सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हुए। इनका इस प्रकार से योगदान था अंबेडकर जी का। और इन्हें कहा कि जो संविधान है अपना, कि आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है कि इन बातों को पढ़ते हुए विविधता यानी विभिन्न विधियों वाला, एकता सबको एक समान, सामाजिक यानी समाज, आर्थिक और दूसरे और प्रतिनिधित्व के संबंधित उपयुक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया होगा। इस तरह से दोस्तों अपना संविधान भारत का बना। और आप जिस
सुनहरी भारत में जी रहे हो, देश को देख रहे हो दोस्तों, इसकी जो किताब है इसको बनने में दोस्तों 2 बरस 11 माह 18 दिन का समय लगा। जब संविधान बन गया तो दोस्तों राष्ट्र का एकीकरण हुआ। तो राष्ट्र के एकीकरण में दोस्तों आपको बने दोस्तों सबसे बड़ा हाथ है तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जिनने सारे देश की रियासतों को 500 से अधिक रियासतें थीं दोस्तों अपने भारत देश की, जिनको अलग अलग राज्यों में देशों में बांटना चाहती थी, जिनको उन्होंने एक साथ मिलाकर एक अखंड भारत की रचना की और एक अच्छा सुनहरा भारत बना। दोस्तों आपको बता दें कि आपको यहाँ तक मैंने बता दिया, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।